गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में। मेरा नाम गोपाल है और मैं आपके सामने मौजूद हूं गणित की एक महत्वपूर्ण कक्षा को लेकर। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ना। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलिए, काफी लोग जुड़ चुके हैं तो शुरुआत करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। हमारा आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है हमारा, देखिएगा आज का क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन है कि पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण तथा परिवर्तनशीलता के आधार पर गणित की प्रकृति या महत्व की व्याख्या कीजिए, है ना। अरे एक ही बात कितनी बार पूछेंगे भाई। मैं बोला हूं ना कि यूनिट 5 मिस्टेक से लिखा गया है, यूनिट नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चलिए आते हैं। अगर हम बात करें, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग आज गणित की प्रकृति और उसके महत्व पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रकृति कह लीजिए या फिर उसका महत्व कह लीजिए, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसके आधार पर? 4 पॉइंट है। पैटर्न के आधार पर, तर्क के आधार पर, सामान्यीकरण के आधार पर और परिवर्तनशीलता के आधार पर। ठीक है जी। चलिए, जिन लोगों का ये स्टार्टिंग में, जिन लोगों ने ये पढ़ लिया है, उनके लिए एक रिवीजन के रूप में लेंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो पहली बार देखेंगे, क्योंकि आप सभी लोग बार बार कह रहे थे रिवीजन रिवीजन। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन होगा ये, और जो लोग नए हैं, ठीक है, उनके लिए ये पहला क्लास के रूप में लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस जो है, हमने स्टार्टिंग में जब हम डेमो क्लास ले रहे थे उस समय हमने ये जो 4-5 क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी सारे क्वेश्चन को मैं वापस लेकर के आया हूं, ताकि जो पुराने लोग हैं उनका रिवीजन भी हो जाए और जो नए लोग जुड़े हैं वो इसको पढ़ भी लें। ठीक है जी, समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम लोग गणित की प्रकृति और महत्व की बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी। पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता के आधार पर गणित की जो प्रकृति है, हम जानते हैं कि गणित की प्रकृति क्या है। एक अमूर्त प्रकृति है गणित की। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं कि गणित एक वैज्ञानिक, है ना, वैज्ञानिक शब्द तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। गणित एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और तार्किक विषय है। ठीक है, गणित क्या है भाई? एक वैज्ञानिक विषय है, व्यवस्थित विषय है। व्यवस्थित इसलिए क्योंकि गणित में आप जो भी काम करते हैं वो क्रमवार तरीके से चलता है ना। एक क्रम है, उस क्रमबद्ध तरीके से चलता है। ठीक है, और तार्किक विषय है क्योंकि इसमें हमें तर्क लगाना पड़ता है, बिना तर्क के गणित में काम नहीं चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और तार्किक विषय है जो संख्याओं, आकृतियों, विशेषताओं, संबंधों और संरचनाओं का अध्ययन करता है। अब यह विषय है भाई, गणित क्या क्या अध्ययन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो संख्याओं की, आकृतियों की, विशेषताओं, संबंधों और उनके संरचना का अध्ययन करता है। ठीक है, आवाज रिपीट हो रही है? जिसको भी आवाज रिपीट हो रही है वापस जाइए, दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि गणित की प्रकृति केवल गणना करना या सूत्र याद रखना नहीं है। गणित की प्रकृति गणना करना सिर्फ या सूत्र याद रखना नहीं है, बल्कि यह जो है पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण तथा परिवर्तनशीलता यानी कि वेरिएबिलिटी की बात हो रही है, जैसी अवधारणाओं पर आधारित है। यही 4 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर गणित की बात की जाए तो क्या लिखा गया है कि गणित केवल गणना, संख्याओं की केवल गणना करना या सूत्र याद रखना नहीं है, बल्कि 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, 4 बिंदु हैं। पैटर्न, तर्क, है ना, उसके बाद सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता जैसी अवधारणाओं पर आधारित है। कौन? गणित विषय की बात हो रही है।
ये तत्व, ये चार चीजें, ये जो चार बिंदु हैं उसी के बारे में कह रहा है कि ये तत्व गणित को अन्य विषयों से अलग तथा विशिष्ट बनाते हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या है, आपको हर सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, हर विषय में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी कि पैटर्न भी हो, तर्क भी हो, सामान्यीकरण भी हो, परिवर्तनशीलता भी हो, हर ये सारी चीजें आपको हर सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। यही चीजें गणित को जो अन्य विषय हैं उससे अलग तथा विशिष्ट बनाती, ठीक है। तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गणित के बारे में बात कर रहे हैं, गणित की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। किसके आधार पर, तो इन सब के आधार पर, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है कि गणित के इन्हीं आधारों के कारण मानव जीवन, विज्ञान, तकनीक, शोध और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। क्या है, गणित के इन्हीं आधारों के कारण, किस आधार की बात हो रही है, यही जो चार चीज मैंने लिखा हुआ है, इन्हीं आधारों के कारण यह जो है मानव जीवन, विज्ञान, तकनीक, शोध शिक्षा कह लीजिए, समस्या समाधान कह लीजिए, इन सभी चीजों में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है महत्वपूर्ण, गणित। किस प्रकार से निभाता है, तो इन्हीं सारी चीजों के आधार पर, है ना। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी मोटी मोटी बातें, ठीक है। अब हम लोग एक एक चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पैटर्न। तो सबसे पहले पैटर्न को डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है तर्क, तो हम लोग तर्क को डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, सामान्यीकरण, तो उसके स्तर पर उस पर डिस्कस करेंगे। और चौथा परिवर्तनशीलता, ठीक है जी। चलिए, मेन मुद्दा और भी चीजें आती है, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस यही चार चीज है। क्या क्या, पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता। इसी चार महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा पहला बिंदु है वो है कि पैटर्न के आधार पर गणित की प्रकृति और महत्व। सबसे पहला चीज क्या था, गणित के पैटर्न, है ना। सबसे पहला पॉइंट पैटर्न है। तो एक मिनट सर, 2 यूनिट के बाद रिवाइज कराते तो अच्छा होता। वीडियो तो पड़ी है आप ऐप पे, न्यू लोगों के। देखिए, एक बात बताते हैं, अगर आप हमसे जुड़े हैं ना, तो हमको डिसाइड करने दीजिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। यकीन रखिए कि आपके लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वही काम हम करेंगे, ठीक है। आपके लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वही काम हम करेंगे। हमारे लिए बहुत आसान है कि मैं आऊं और सीधा पढ़ा के आपको चला जाऊंगा, कोर्स खत्म कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, है ना। ये हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूं, कुछ पढ़ा रहा हूं, तो अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक ना। इसीलिए निश्चिंत होकर के आप जो है लोग अपना क्लास करें, ठीक है। और जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे पढ़िए, आपको फायदा होगा, ठीक ना। चलिए, क्योंकि अगर मैं दोबारा से ये चीज पढ़ा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, है ना, तो मेरे लिए तो एक्स्ट्रा मेहनत है ये, है ना। मैं अगर ये नहीं भी पढ़ाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन मैं दोबारा अगर पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग के लिए बेहतर हो। चलिए, अब आ रहे हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट क्या है कि पैटर्न के आधार पर गणित की प्रकृति और महत्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि गणित जो है, गणित पैटर्न की खोज और पहचान पर आधारित है। पैटर्न का अर्थ है कि दोहराव वाली संरचनाएं, क्रम, नियम या अनुक्रम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पैटर्न, गणित क्या है, पैटर्न की खोज और पहचान पर आधारित है। पैटर्न का क्या अर्थ होता है, दोहराव वाली संरचनाएं, क्रम, है ना, नियम कह लीजिए, ठीक है, या अनुक्रम कह लीजिए, समझ रहे हैं। यही सारी चीजें पैटर्न के अंदर आती। अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में, देखिएगा, अगर हम संख्याओं का पैटर्न की बात करें तो देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। यहां एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है कि सारी सम संख्याएं आती जा रही हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि 2-2 के गैप में संख्या आ रही है। तो ये कैसा पैटर्न हुआ, गणितीय पैटर्न हुआ, संख्या का पैटर्न हुआ, संख्याओं का पैटर्न हुआ, 2, 4, 6, 8, 10,
ठीक है। उस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो ज्यामितीय पैटर्न, ज्यामितीय पैटर्न क्या है जी? तो वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि का विन्यास, है ना। अगर हम प्रकृति में पैटर्न की बात करते हैं तो फूलों की संरचना, मौसम का चक्र, तितली या मधुमक्खी के छत्ते का षटकोणीय आकार, ये सारी चीजें क्या है? एक पैटर्न है, पैटर्न से बनता है ना। तो मैंने दिखाया कि गणित की जो प्रकृति है, गणित जो है वो पैटर्न की खोज और पहचान पर आधारित है। पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि संख्याओं का पैटर्न, है ना, तो इस प्रकार से ज्यामितीय पैटर्न इस प्रकार से हो सकता है। फोटो की बात होगी, है ना, जो भी ज्यामिति में चीजें आती है, वर्ग आता है, त्रिभुज आता है, वृत्त आता है, ठीक है, चतुर्भुज आता है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रकृति में पैटर्न की बात करेंगे तो फूलों की संरचना देख लीजिए, वो भी एक पैटर्न के हिसाब से। मौसम का चक्र एक पैटर्न है कि गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, है ना, बरसात के बाद क्या आएगा? ठंडी आएगी। सबका एक पैटर्न बना हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये प्राकृतिक पैटर्न है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा है कि गणित में पैटर्न पहचानने से क्या क्या हो सकता है। अगर आप पैटर्न पहचानने लगे तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या? पैटर्न पहचानना। और अगर हम पैटर्न पहचानने लगे तो फिर क्या? तो गणित में पैटर्न पहचानने से क्या होगा? तो आप देखेंगे कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। अगर आप पैटर्न पहचानने लगेंगे तो क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है। जैसे अगर पैटर्न की बात करें तो हम जानते हैं कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि हम कहेंगे कि भाई गर्मी के बाद बरसात होगा, बरसात के बाद ठंडी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगले साल दिसंबर में भी ठंडी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो एक पैटर्न सेट है कि दिसंबर के महीने आते आते तक क्या होगा? ठंडी रहेगी, है ना। संडे के बाद मंडे बहुत अच्छा है, हम जानते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इतना तारीख को संडे होगा, इतना तारीख को मंडे होगा, क्योंकि हम जानते हैं पैटर्न को। पैटर्न को हम पहचान रहे हैं कि इस प्रकार से पैटर्न है, तो इस तारीख को अगर आज संडे है मान लीजिए तो 7 दिन बाद फिर संडे आएगा, ठीक है। तो पहला चीज क्या होगा कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं अगर हम पैटर्न पहचानते हैं। दूसरा, नियम निकालने से। अगर हम पैटर्न की पहचान कर लिए तो हम उससे नियम भी निकाल सकते हैं। तीसरा चीज, जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। शुरुआत में अगर आप पैटर्न पहचानने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि आगे चल करके आपके सामने जो जटिल समस्याएं होंगी उसको हल करने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती जाएगी, है ना। समझ रहे हैं? आप शुरुआत में छोटा छोटा पैटर्न पहचानने लगते हैं, ठीक है। यही चीज अगर आगे चल के, जैसे पजल आता है, पहेली परीक्षण आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा, पहेली परीक्षण रहता है, या फिर आपने देखा होगा सिटिंग अरेंजमेंट एक चैप्टर होता है। एक टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, ये उसके दाएं को तीसरा है, बी जो है उसके बाएं को चौथा है, सी और डी के बीच में 2 आदमी बैठे हुए हैं। इस प्रकार से 5-6 लाइन दिया रहता है और उस पर सवाल रहता है। वो क्या है कि जटिल समस्या है। तो शुरुआत में अगर आप पैटर्न पहचानने लगते हैं तो वही चीज आगे चल के आपको जटिल समस्याओं को हल करने में जो चाहिए, जो क्षमता चाहिए, वो विकसित होती रहती है पैटर्न पहचानने से, ठीक है। समझ के बात को? क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए सर। चलिए मैं बता देता हूं कि पैटर्न, है ना, तर्क, सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता के आधार पर गणित की प्रकृति या महत्व का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। समय पे जुड़ा कीजिए, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गई किसकी बात? पैटर्न की बात हो गई। तो अगर हम महत्व पे आते हैं, महत्व पे, तो पैटर्न का क्या महत्व है? तो आप कहेंगे पैटर्न जो है वो गणित को समझना सरल बनाता है। पैटर्न
गणित को समझना सरल बनाता है तथा छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाता है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? गणित की प्रकृति और महत्व की बात कर रहे हैं, 4 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सर नियम कैसे निकालते हैं? नियम निकाल सकते हैं अगर पैटर्न की बात कर लें, ठीक है। आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक है, लेकिन बार बार इस तरीके से मत कीजिए, समय पर जुड़ा कीजिए, ठीक ना। पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता के आधार पर गणित की प्रकृति या महत्व की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट था, सॉरी दूसरा पॉइंट था नियम निकालने का, फॉर्मेशन का। तो आप देखिएगा, आप अगर पैटर्न की बात करेंगे तो आप बहुत सारा नियम अपने आप से बना सकते हैं। 2 जोड़ 5 बराबर 5 जोड़ 2, ये हो सकता है। तो इससे एक नियम बन सकता है कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। या फिर अगर दूसरे नियम की बात करें, है ना, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये जैसे 2 4 6 8 10 है ना, तो इसमें भी एक नियम बन सकता है कि अगला जो स्टेप होता है वो इसी पहले वाले में 2 जोड़ने पर हमें मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि T2 बराबर T1 प्लस T1 प्लस 2, है ना। तीसरा टर्म की बात करेंगे तो T2 प्लस 2, चौथे टर्म की बात करेंगे तो T3 प्लस 2। तो एक चीज अगर हम बात कर सकते हैं कि पैटर्न के हिसाब से हम नियम भी बना सकते हैं। अगर हम पैटर्न पहचानने लगते हैं तो उससे हम नियम भी बना सकते हैं, ठीक है। समझ गए कि इसमें क्या है, इस पैटर्न में क्या है कि प्रत्येक अगला टर्म जो है वो अपने पिछले वाले से 2 ज्यादा है। इससे हम एक नियम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है कि नियम निकालने वाली बात, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो पैटर्न हमने देख लिया, ठीक ना। अब पैटर्न के बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? तर्क, यानी कि रीजनिंग, तर्क की बात हो रही। गणित में तर्क के बिना तो कोई काम चल नहीं सकता है, तर्क के बिना कोई काम चल नहीं सकता है। प्लीज यूज व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड किसकी बात कर रहे हैं? किस चीज की व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं? जिसपे लिखते हैं हम लोग, व्हाइट वाला बोर्ड जिसपे लिख कर पढ़ाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, तो अगर हम लोग तर्क की बात करें तो तर्क के बिना तो गणित संभव ही नहीं है, इतना तो हम सभी लोग समझ सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि तर्क जो है वो गणित की आत्मा है। तर्क क्या है? गणित की आत्मा है। गणित में केवल उत्तर नहीं बल्कि उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। आप देखिएगा, जब आपके सामने सवाल आता है गणित का, है ना, जब गणित का सवाल आएगा आपके सामने तो आपको आंसर नहीं पता होगा पहले से, ठीक ना, लेकिन आपके दिमाग में उस सवाल को जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपके दिमाग में आएगा। जब तक माइंड में वो तरीका नहीं आएगा तब तक आप उसको कॉपी पे भी नहीं बना पाएंगे। कोई भी सवाल कॉपी पे आप तभी बना पाते हैं जब आपके माइंड में वो चीज आता है। सबसे पहले माइंड में आता है ना भाई कि ये सवाल है, अच्छा इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो भले हमारे आंसर तो नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया? इसलिए लिखा है, देखिएगा, गणित में केवल उत्तर नहीं बल्कि उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब देखिएगा यहां पे ये जो प्रक्रिया है, उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया है, वो कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग? उसमें तर्क का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर तर्क का इस्तेमाल होता है ना। अदर क्लास में सर व्हाइट बोर्ड का उपयोग करते हैं, किस क्लास की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, हाँ, तो यहां पे बात करते हैं हम लोग कि गणित में अगर तर्क की बात की जाए तो 2 प्रकार के तर्क का उपयोग होता है। गणित में 2 प्रकार के तर्क का उपयोग होता है, ठीक ना। अब 2 प्रकार के तर्क कौन कौन से होते हैं, है ना। यहां पे देखिए, तर्क की बात तो हो गई कि गणित में जो है तर्क जो है वो गणित की आत्मा है, और गणित में उत्तर केवल उत्तर नहीं बल्कि उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। और यही प्रक्रिया कहां से आती है? तर्क वितर्क से। तो अगर तर्क की बात करें तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं गणित में जो इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है आपका न्यायात्मक तर्क, जिसको हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा अनुमेय तर्क, जिसको हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं।
दो प्रकार के तर्क होते हैं, कौन सा? एक डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो देखिएगा, अगर डिडक्टिव रीजनिंग की बात की जाए, न्यायात्मक तर्क की बात की जाए, तो इसमें कहता है कि सामान्य नियम से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना है। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि कोई सामान्य नियम है, उससे हम लोग एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कहिएगा क्या? तो इसीलिए मैंने यहां पे उदाहरण लिखा हुआ। उदाहरण क्या लिखा है कि यदि सभी वर्ग आयत होते हैं, ये एक नियम हमें पता है कि सभी वर्ग क्या होता है? एक आयत होता है। ठीक है, क्योंकि आयत में हम लोग क्या कहते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। वर्ग में हम लोग कहते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, और आयत में हम लोग कहते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो अगर बात करें कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि आमने सामने की भुजा तो बराबर हुई ही। तो वर्ग के बारे में हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी आयत होते हैं। हाँ, आयत वर्ग नहीं होगा, सारा वर्ग आयत नहीं होगा, लेकिन सारा आयत वर्ग नहीं होगा, लेकिन जितना भी वर्ग होता है वो सब आयत होता है। अब एक चीज हमें पता चला कि एबीसीडी, मेरे सामने एक आया एबीसीडी जो कि एक वर्ग है ना। तो मुझे नियम पता है कि जितने भी वर्ग हैं वो सारे आयत होते हैं। तो अगर एक वर्ग की बात की जाए, तो अगर ये वर्ग है एबीसीडी, तो इस पे हम कह सकते हैं इस नियम के आधार पर कि एबीसीडी जो है वो एक आयत भी होगा, क्योंकि सारे वर्ग आयत होते हैं। तो अगर ये वर्ग है तो ये आयत भी होगा, है ना। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए। समझ नहीं आया? चलिए एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं सारे लड़के, ठीक है, तो वर्ग का नाम वर्ग क्यों पड़ा, आयत का नाम आयत क्यों पड़ा, है ना। चलिए एक बात बताइएगा, सुनिए, चलिए आप लोग को समझाई देते हैं, है ना। ये क्या है? ठीक ना। चलिए आज चाहती, इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ये क्या है? एक वर्ग है, ठीक है, और ये क्या है? एक आयत है। इतना तो आप सभी लोग समझते हैं। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे इसके सामने ये भुजा है तो ये भुजा आपस में बराबर होगी, और इसके सामने ये भुजा है तो ये भी आपस में दोनों बराबर होगी। और सभी का सभी जो है वो 90 डिग्री होता है, वो वर्ग में भी होता है और आयत में भी होता है। तो कोण में तो कोई बदलाव नहीं होता है, सारा का सारा कोण 90 डिग्री, चाहे आयत की बात करें चाहे वर्ग की बात करें, दोनों में होता है। अब मुझे एक चीज बताइए कि हम कहते हैं कि आयत की जो परिभाषा की बात करेंगे, तो आयत में कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर। और अगर वर्ग की बात करें तो कहता है चारों भुजा बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर चारों भुजा बराबर है तो आमने सामने की भुजा भी तो बराबर ही हुई। इसके सामने ये भुजा है तो ये भी बराबर हुआ, और इसके सामने ये भुजा है तो ये भी बराबर हुआ, क्योंकि इसमें तो सब बराबर है ना। तो आमने सामने की भुजा दोनों में बराबर हो गई यहां पे, ठीक है। तो और यही चीज आयत का परिभाषा है, ठीक है ना। तो वर्ग के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत होता है। लेकिन अगर अगर आयत के बारे में हम कहें कि आयत जो है, प्रत्येक आयत क्या वर्ग हो सकता है, तो हम कहेंगे कि नहीं होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली बात है। ये एक नियम है कि प्रत्येक वर्ग जो है वो एक आयत होता है, ठीक ना। अब मान लीजिए हम आपके सामने कहेंगे कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो ऑटोमेटिक है कि वो आयत हो जाएगा? हो सकता है? आयत कभी भी वर्ग नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग आयत होगा, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं होगा, क्योंकि आयत जब भी होगा तो उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी, लंबाई अलग होगी, उसकी चौड़ाई अलग होगी, कभी वर्ग नहीं हो सकता। और जैसे ही अलग हुआ तो वो वर्ग नहीं होगा। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देके बताता हूं, ठीक है। मैं एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं, जहां पे थे हम लोग वहीं पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना।
दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं, अगर इसमें आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं बात करूं, आपके सामने एक छोटी सी बात रहता हूं, अलग एग्जाम्पल कर देता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं कि इस संस्था में जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, इस क्लास के, मैं यहां पे लिखता हूं, दूसरा तरीका आपके सामने देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए। मैंने बोला टारगेट में सभी लोग शिक्षक हैं, ठीक है। मैंने लिखा कि टारगेट क्लासेस में सभी लोग शिक्षक हैं, ठीक है। टारगेट क्लास में सभी लोग शिक्षक हैं, यानी कि इस संस्था में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सभी शिक्षक हैं। मैंने एक ये नियम बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नाम लिखा, गोपाल टारगेट में है, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा कि टारगेट में जितने भी लोग हैं वो सभी शिक्षक हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि गोपाल जो है वो टारगेट में जुड़ा हुआ है या टारगेट से जुड़ा हुआ है। तो इससे आप एक विशिष्ट चीज पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि गोपाल भी शिक्षक ही होगा। गोपाल क्या होगा? गोपाल भी शिक्षक होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक चीज से हमने दूसरा निष्कर्ष निकाल लिया कि टारगेट में सभी लोग शिक्षक हैं, है ना, और गोपाल टारगेट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोपाल भी शिक्षक ही होगा, है ना। समझ गए बात को? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सामान्य नियम से हमने, है ना, एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाल लिया। अब तो क्लियर है, अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही चीज था यहां पे कि यदि सभी वर्ग आयत होते हैं और ये एक वर्ग है तो ये एक आयत ही होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा जो तर्क होता है, जिसको हम लोग अनुमेय तर्क कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, देखिएगा। डिडक्टिव रीजनिंग क्या था? नियम से, साधारण सामान्य नियम से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना। लेकिन अगर इंडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे तो उससे क्या होता है कि उदाहरण से नियम बनाना, है ना। उदाहरण से जब हम नियम बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिएगा, तर्क के माध्यम से ही विद्यार्थी, इसमें भी हम डिस्कस करें। अब कहिएगा अक्सर उदाहरण से हम लोग नियम कैसे बना सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, है ना, कि 5 गुना 2 बराबर 2 गुना 5। ये क्या है? एक एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है ना। और इससे हम एक नियम निकाल सकते हैं। नियम क्या हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि a गुना बी बराबर b गुना a। ये क्या है? एक नियम बना लिया हमने, एग्जाम्पल से एक नियम बना लिया, है ना। समझ गए बात को? तो ये चीज क्या हो गया? ये हो गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। समझ गए? तो उदाहरण से जब नियम बनाते हैं वो चीज क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। और अगर डिडक्टिव रीजनिंग की बात होगी तो सामान्य नियम से विशिष्ट निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। ये दो प्रकार के ही तर्क का उपयोग गणित में हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि तर्क के माध्यम से विद्यार्थी क्या क्या कर पाते हैं, है ना। तर्क के माध्यम से क्या क्या कर पाते हैं गणित में, है ना। तो तर्क के माध्यम से सही और गलत में अंतर कर पाते हैं। तर्क लगा के आप कह सकते हैं कि सही और गलत है, सही है या गलत है ना। आपने तर्क लगाया, आपके तर्क के हिसाब से आप बता सकते हैं कि यह आंसर जो मैंने निकाला है वो सही है और यह आंसर गलत है, ठीक है। प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप और आपके साथी हैं, आपने सवाल बनाया और आपके साथी ने भी सवाल बनाया, आपने कहा कि मेरा ठीक है तुम्हारा गलत है। आपने क्या किया? सही और गलत में अंतर प्राप्त किया, अंतर निकाल लिया कि मेरा सही है तुम्हारा गलत है। अब आपका जो साथी है वो बोलेगा कि नहीं भाई,
ऐसे कैसे मान लें कि तुम्हारा सही है और मेरा गलत है? तो आप क्या कर सकते हैं, तर्क से प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने जो तरीका से बनाया है सवाल, जो नियम का इस्तेमाल किया है, उस तर्क को बता करके आप प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखो भाई इस तरीके से बना है और ये आंसर सही होगा, ये गलत होगा, है ना। तो पहला चीज क्या है कि तर्क से आप सही और गलत में अंतर कर पाए, उसके बाद प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि आप अपना विचार रखेंगे कि इस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। तो आप अपना विचार व्यक्त करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होता है, तर्क के माध्यम से आप करते हैं, ठीक है। अगर महत्व की बात करें, तर्क के महत्व की बात करें, तो यहां देखिए मैंने लिखा है कि तर्क जो है गणित को वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाता है। जैसे ही आप तर्क लगा करके सामने वाले अपने साथी को बताएंगे कि ये देखो इस प्रकार से है, ये नियम लगा है और इस प्रकार से आंसर आया, तो वो क्या करेगा, एक विश्वसनीय तरीका हो गया आप, है ना। तो तर्क क्या करता है, गणित को वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाता है तथा विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है, ठीक है जी। अगर तर्क की बात करें तो क्या होता है, गणित को वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाता है तथा विद्यार्थियों में निर्णय क्षमता जो होती है उसको विकसित करता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, तर्क की बात। हमने पहला पॉइंट देखा क्या कहते हैं, पैटर्न। दूसरा पॉइंट हमने देखा तर्क। तर्क में भी दो प्रकार के तर्क होते हैं, है ना, डिडक्टिव और इंडक्टिव। अब आते हैं हम लोग का तीसरा पॉइंट, जो कि था सामान्यीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब वो मत समझ जाइएगा जो कि एग्जाम्पल में होता है, एग्जाम में होता है, एग्जाम वाला नहीं, ठीक है। यहां पे दूसरी बात हो रही है, क्या होता है देखिएगा, गणित में सामान्यीकरण का अर्थ क्या है। तो गणित में सामान्यीकरण का जो अर्थ है वो है विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सार्वभौमिक नियम बनाना। याद कीजिए, यही चीज कहां था, इंडक्टिव रीजनिंग में। यही चीज उदाहरण से नियम बनाना किसमें था, इंडक्टिव रीजनिंग में। और यही चीज क्या कहलाता है, यही चीज जनरलाइजेशन में भी आता है कि सामान्यीकरण का अर्थ होता है कि विशिष्ट उदाहरण के आधार पर एक सार्वभौमिक नियम बनाना। सार्वभौमिक नियम की बात करें तो सार्वभौमिक नियम का मतलब होता है यूनिवर्सल। सार्वभौमिक का इंग्लिश होता है यूनिवर्सल, मतलब दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे अंटार्कटिका पे चले जाएं, ये नियम सबके साथ सेम ही रहेगा, हर जगह पर सेम ही रहेगा। वही यूनिवर्सल चीज होता है, वही सार्वभौमिक होता है ना। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए जो है वो इंडिया में भी सही है, वो अमेरिका में भी सही है, वो पाकिस्तान में भी सही है, वो चाइना में भी सही है, और वो मंगल ग्रह पर जाइएगा तो वहां भी सही है, ठीक है। तो यही चीज क्या कहलाता है, सामान्यीकरण। जैसे कि मैंने उदाहरण में दिया है कि 3 + 5 बराबर 5 + 3, 2 + 4 बराबर 4 + 2, 6 + 7 बराबर 7 + 6, है ना। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पे क्या नियम हो गया, यूनिवर्सल। तो आपने कहा यूनिवर्सल नियम ये हो गया कि a + b बराबर b + a। अब ये जो नियम है ये दुनिया के किसी कोना में चल जाइएगा, नहीं बदलेगा, ये चीज फिक्स है। तो यही चीज क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। तो विशिष्ट उदाहरण के आधार पर सार्वभौमिक नियम बनाना क्या कहलाता है, गणित में सामान्यीकरण कहलाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा सवाल है ये कि इंडक्टिव और जनरलाइजेशन अलग अलग क्यों रखे हैं, है ना। ये चीज भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि खास करके आप अगर पेडागोजी की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिपीट होती हैं, हर जगह अप्लाई होती है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यही चीज आपका इंडक्टिव में था और यही चीज आपका सामान्यीकरण में भी। एक बस शब्द पे गौर रखिएगा कि यहां पे हमने जो शब्द बनाया है वो बनाया है सार्वभौमिक नियम, है ना, जो कि हमने इंडक्टिव रीजनिंग में इस्तेमाल नहीं किया है। तो वहां पे जो नियम बना सकते हैं, है ना, वो हो सकता है कि सार्वभौमिक ना हो, लेकिन यहां पे आपका नियम जो बनना चाहिए वो सार्वभौमिक नियम होना चाहिए, दुनिया में कहीं चले जाए वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन उदाहरण के आधार पर यह सामान्य नियम बनता है कि a + b बराबर b + a।
है ना, योग का समवाय नियम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सामान्यीकरण से क्या क्या फायदा है, गणित में सामान्यीकरण से क्या क्या, ठीक ना। चलिएगा देखिएगा सामान्यीकरण से क्या क्या होता है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि छात्र जटिल गणित अवधारणाओं को सरल रूप में समझते हैं। ठीक है, किस चीज की बात हो रही है यहां पे, किस चीज की बात हो रही है, सामान्यीकरण की बात हो रही है। ठीक है, कि सामान्यीकरण में क्या है कि छात्र जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल रूप में समझते हैं। अनगिनत समस्याओं का समाधान समान सिद्धांत से किया जा सकता है। एक ही फॉर्मूला पे ढेर सारा सवाल बना सकते हैं, है ना। अनगिनत समस्याओं का समाधान समान सिद्धांत से किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखें कि एक ही फॉर्मूला से कई सारे सवाल बनते हैं, अनगिनत समस्या का समाधान होता है। गणित सार्वभौमिक और निरंतर रहने वाला विषय बनता है। और महत्व अगर बात की जाए सामान्यीकरण की, तो सामान्यीकरण गणित में संगति, है ना, यानी कि कंसिस्टेंसी और नियमबद्धता स्थापित करता है ना। अगर बात करें सामान्यीकरण की, तो सामान्यीकरण क्या करता है, गणित में कंसिस्टेंसी और नियमबद्धता को स्थापित करता है। तो यह हमारा था तीसरा पॉइंट, जिसको हमने कहा सामान्यीकरण। अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा क्या है, परिवर्तनशीलता के आधार पर गणित की प्रकृति और महत्व। 3 पॉइंट हमने देख लिया, है ना। क्या देखा कि पहला पॉइंट था उसमें पैटर्न, दूसरा पॉइंट था हमारा तर्क, तीसरा पॉइंट था सामान्यीकरण, और चौथा पॉइंट है हमारा परिवर्तनशीलता यानी कि वेरिएबिलिटी। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये परिवर्तनशीलता होता क्या है गणित में। तो देखिएगा, अगर परिवर्तनशीलता की बात की जाए तो परिवर्तनशीलता का अर्थ है संख्याओं या परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार निष्कर्ष निकालना, है ना। परिवर्तनशीलता का मतलब क्या हुआ कि भाई संख्याओं की बात की जाए या परिस्थितियों की बात की जाए, तो बदलाव के अनुसार जो है जब निष्कर्ष बदलता है, वही चीज क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, परिवर्तनशीलता कहलाता है। ठीक है, समझ गए बात, कि जैसे ही संख्या की बात कर ली जाए चाहे परिस्थिति की बात, अगर परिस्थिति में बदलाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिजल्ट में भी बदलाव होगा। संख्याओं में बदलाव होगा तो उसके रिजल्ट में बदलाव होगा। किसी संख्या पे मान लीजिए कोई और संख्या जब थी, है ना, किसी सवाल में अगर 15 है तो कुछ और आंसर आ रहा होगा, अगर 15 की जगह पे 25 कीजिएगा तो कुछ और आंसर आएगा। तो संख्याओं और परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार जो है निष्कर्ष बदलना क्या कहलाता है, परिवर्तनशीलता कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे तापमान की बात की जाए, कीमतें, समय, वेग, दूरी बदलने पर परिणाम भी बदलते हैं, है ना। चाहे तापमान की बात कर लीजिए, कीमत की बात कर लीजिए, समय की बात कर लीजिए, दूरी, चाहे वेग की बात कर लीजिए, चाहे दूरी, इन सब चीजों के बदलने पर परिणाम भी बदलते हैं। हम सभी जानते हैं इस चीज को, है ना, कि इस चीज में बदलाव होगा तो उसका परिणाम में भी बदलाव होगा। या फिर ये देख लीजिए, सांख्यिकी और बीजगणित में एक्स वाई जेड जैसे प्रतीक परिवर्तनशीलता को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या है जी, पहाड़ों पर डाल का देर पकना, अच्छा दाल का देर से पकना, अच्छा जी हाँ। तो परिवर्तनशीलता की अगर बात करें हम, कि परिवर्तनशीलता के अध्ययन से विद्यार्थी क्या क्या कर पाते हैं गणित में, है ना। परिवर्तनशीलता की अगर बात की जाए तो क्या क्या कर पाते हैं परिवर्तनशीलता के अध्ययन से। तो पहला चीज क्या कर पाते हैं, तुलना करना सीखते हैं। क्या करते हैं, तुलना करना सीखते हैं। तुलना करना कैसे हो गया, तो आप कहेंगे भाई कि पहले ये संख्या थी, पहले ये सिचुएशन था, ये रिजल्ट आया, अब ये सिचुएशन है तो ये रिजल्ट आया। इससे क्या होगा, आप तुलना कर पा रहे हैं चीजों का। तो सबसे पहली चीज क्या हो रही है कि परिवर्तनशीलता के अध्ययन से जो विद्यार्थी हैं वो क्या सीखते हैं, तुलना करना सीखते। ठीक है, और ये चीज हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर दूसरी बात करें तो अनुमान और भविष्यवाणी कर पाते हैं। यह चीज भी हम कहां कर पा रहे थे,
पैटर्न में, कि अगर हम पैटर्न पकड़ लिए तो हम अनुमान भी लगा सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। यही चीज परिवर्तनशीलता के अध्ययन से भी हमारे अंदर का आता है कि हम अनुमान और भविष्यवाणी भी कर पाते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज हम कहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था पैटर्न वाला। उसके बाद वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, है ना, जो हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं, जो हमारी वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, मौसम, डेटा विश्लेषण को समझते हैं। ये चीज भी कहां से आती है, हमारे परिवर्तनशीलता के अध्ययन से आती है। ठीक ना, तो ये हमारा क्या था, चौथा पॉइंट, जो कि परिवर्तनशीलता के आधार पर गणित की प्रकृति की हम लोग बात कर रहे हैं। जब महत्व में अगर हम देख लेते हैं कि महत्व की बात की जाए तो महत्व क्या कहता है, तो महत्व कहता है कि परिवर्तनशीलता गणित को वास्तविक जीवन, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और अनुसंधान से जोड़ता है। और ये क्या है, यूनिवर्सल लाइन है, आप सभी जानते हैं, है ना। परिवर्तनशीलता गणित को वास्तविक जीवन, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और अनुसंधान से जोड़ती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष के तरफ। ठीक ना, निष्कर्ष के तरफ। निष्कर्ष में क्या है कि पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता गणित के मूल तत्व हैं, जो इसे क्या क्या करते हैं, तो तार्किक बनाते हैं। जैसे ही तर्क आएगा तो वो तार्किक बनेगा। क्या बनाते हैं, व्यवस्थित बनाते हैं, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक बनाते हैं। और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं भाई। अगर तर्क है तो तार्किक होगा, व्यवस्थित होगा, है ना, और सार्वभौमिक तथा वैज्ञानिक बनाते हैं। कौन, ये सारे मूल तत्व जिसकी हम बात किए हैं, चार, पैटर्न, तर्क, सामान्यीकरण और परिवर्तनशीलता। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, निष्कर्ष हम लोग का चल रहा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इन विशेषताओं के कारण गणित केवल अकादमिक विषय नहीं है, सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाला विषय नहीं है, एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जीवन, विज्ञान, तकनीक, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान का आधार बन जाता है। और ये सारी बातें तो पता नहीं हम लोग कितने बार कर चुके हैं, है ना। हर जगह ये चीज आता है कि गणित जो है भाई क्या क्या होता है, तो जीवन में, वास्तविक जीवन में, विज्ञान में, तकनीक में, निर्णय क्षमता में, समस्या समाधान में, मेंटल एबिलिटी बढ़ाने में, ठीक है, इन सब चीजों का आधार है। इसलिए गणित की शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास और सामाजिक जीवन में आवश्यक और अनिवार्य। समझ गए बात को, कि गणित की शिक्षा, जैसे हमने कल भी देखा था कि गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, उसमें मैंने लास्ट लाइन क्या लिखा था कि गणित आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। ठीक है, यहां लिखा है कि गणित की शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास और सामाजिक जीवन में, जैसे ही वास्तविक जीवन की बात आएगी तो सामाजिक जीवन में जो उसकी आवश्यकता है वो तो हम सभी समझते ही हैं, तो गणित की शिक्षा क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, तो टोटल 4 पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था हमारा, पैटर्न, दूसरा पॉइंट था हमारा तर्क, तीसरा पॉइंट था हमारा सामान्यीकरण और चौथा पॉइंट था हमारा परिवर्तनशीलता। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने गणित की प्रकृति को देखा, उसके महत्व को देखा। ठीक है, 4 पॉइंट थे, चारों चीज हमने देख लिया है। उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे इसी के साथ। अब मुलाकात होगी आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।